अस्सलाम वालेकुम। अजमीर बट सीरीज़ का अगला हिस्सा किस क़यामत के ये नामे। तहरीर इफ़त सहर ताहिर। दादी जान की पुरानी सहेली आई हैं। ये सुनते ही मुझ समेत सब की सब ऐसे गायब हुई कि आँख में डालने जितनी भी ना मिले। हक हा, दादी फजीला को कौन नहीं जानता था। उम्र में तो हमारी दादी जान के बराबर ही थी, मगर कुव्वत समात काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी थी। जितना ऊंचा सुनती थी, इससे काफ़ी ऊंचा बोलती थी। बकौल फायका, इनके पास आधा घंटा बैठ के उठो तो बंदा खुद को बहरा महसूस करने लगता है। अब हमारे यानी लड़कियों के गायब होने की वजह सिर्फ इनका ऊंचा सुनना या ऊंचा बोलना ही नहीं था, बल्कि वजह ये थी कि दादी फजीला को आधे से ज़्यादा काम इस चिड़ियों के चंबों से ही पड़ते थे, और जो आधे दर्जन लड़के इस बट हाउस में दनदनाते फिरते थे, वो तो गोया इन्हें दिखाई ही नहीं देते थे। अब पता नहीं वो सब कहाँ कहाँ छुपी। मैंने तो जो दरवाज़ा खोल के अंधाधुंध अंदर कदम रखा, वो अजमीर बट का कमरा निकला। वो बेड पे रिलैक्स सा कोहनी के बल दराज किसी फाइल में खुबा हुआ था। मुझे अपनी गलती का एहसास ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने और फिर अजमीर बट की तेज़ नज़रों से हुआ था। क्या बात है, उफ, ये तंदो तेज़ बल्कि तेज़ धार लहजा। इतने महीनों में एक बार भी जो इस बंदे ने मुझे अपनी मंगेतर समझ के बात की हो। मगर इसका गुस्सा भी शायद जायज़ ही था। भी जवान जहान लड़का कमरे में यूं दनदनाते हुए घुसाना, इसके लिए तो खतरे की ही बात थी कि मंगेतर जो इतनी हसीन पाई थी। वो रमज़ान आ गया है ना। टेंशन में आकर मैंने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा। कौन रमज़ान? और आया भी है तो इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। जाहिल लड़की, तुम सीधा मेरे बेडरूम में ले आई हो। वो तो जाने कब का उधार रखे बैठा था। बैठे बिठाए जहालत की डिग्री थमा दी। इस पर लबो लहजा ऐसा गर्म कि मैं भी गड़बड़ा गई। नहीं, वो मैं रमज़ान के आने की मुबारकबाद देने आई थी। मैंने फ़ौरन अपनी आमद की तर्जीह पेश की। मुबादा वो दादा जान की तारीखी बंदूक से तारीख ही रकम न कर दे, मेरी फोत की गई। शाबाश है भाई। कौन है रमज़ान? कोयटे वाला चचा रमज़ान तो नहीं? या फिर किसी ने अपने नौमुलूद का नाम रखा है? उफ मेरे अल्लाह, किसी को ऐसा कुंज़े मंगेतर भी अल्लाह ना दे। अब फरत इश्तियाक के हीरो तो फिर हीरो ही लगेंगे ना। काश दादी जान, इस नालायक को मेरे पल्लू से बांधने से पहले आपने फरत इश्तियाक का एक भी नॉवल पढ़ लिया होता, तो आप फोत शुदा दादा जान का भी तनकीदी तजिया कर ही डालती। खैर, रोज़े आ रहे हैं बई, मैं जिंजलाई तो रमज़ानुल मुबारक बोलो ना। लो जी, गलती फिर हमारी। मैंने सोचा आप ये ना समझ लें कि मुबारक साहब रमज़ान के अब्बा हजूर हैं। मैंने दांत पीसे। अच्छा, अब हो गई ना मुबारकबाद, निकलो इधर से, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। वो रूखे लहजे में कहता मुझे इंतहाई जालिम लगा। हाय रब्बा, क्या मेरी समातें किसी भी रोमांटिक जुमले को सुनने को सदा तरसती रहेंगी? बेमुराद ही फोत हो जाऊंगी मैं। मुझे रोना आने लगा। अब क्या हुआ है? वो मेरी शक्ल पे बचते टाइम को देखकर हैरान हुआ था। वो दादी फजीला आई हैं। एक ही बार बता दो कौन कौन आया है और किस किस ने आना है। इसने पेन बंद करके फाइल पे फेंका और सीधा हो बैठा। यानी अब वो बिल्कुल फारिग था। मैंने मुहतात नज़रों से दरवाजे का फासला जांचा। यानी अगर वो बहुत फुर्ती से भी मेरी गर्दन दबाने को उठता तो 4 कदमों में मुझ तक पहुंचता, जबकि दरवाज़ा मुझसे फक्त 2 कदम दूर था। यानी मेरे बचने के चांसेस ज़्यादा थे। कभी तो प्यार से, मेरा मतलब है आराम से बात कर लिया करो। मेरा शिकवा लबों तक आ ही गया। इधर मीरू की पेशानी पर तीसरा बल पड़ा। इसने पैर चप्पलों में डाले और मैंने हाथ दरवाजे के हैंडल। तुम जैसे रूखे पीखे और तंदखू मंगेतर होते हैं, जिनकी मंगेतरें खुदकुशी कर लेती हैं, ऐसे ही अखबार वाले हलकान हुए फिरते हैं वजूहात जानने के लिए। मुझसे पूछे 10 दफ़ा तो मैं खुदकुशी करने का सोच चुकी हूँ। बस ज़रा सारे तरीके खौफनाक थे खुदकुशी के, वरना अब तक अभी मेरी आधी भड़ास अंदर ही थी। खुदकुशी पे पड़ा ताज़ा तरीन फीचर इस पे अंधाधुंध बरसाते मैंने गौर ही नहीं किया कि वे मेरे मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। अब तक क्या? दोनों बाजू सीने पे लपेटते हुए इसने इस कदर आसान से पूछा कि मेरी ज़ुबान तालू से चिमट गई। 2 स्याह घूरती हुई आंखें जैसे अंदर तक पढ़ लेने में कामयाब, और इधर रोहा गोल से थूक निकलना भी बेहाल। फिर मैंने सोचा, और ये सोचा कि तुम जैसा मंगेतर तो तोहफा रबी होते हैं। अच्छा? वो चंद सानियों तक तेज नज़रों से मुझे घूरता रहा। अब मैं भागने को बेताब, मगर टांगे लाचार, हाथ बेजान,
कि दरवाजे की नॉब ही घुमा दे। गेट आउट। वो कौन सा अपनी आदतों से वाकिफ नहीं था, इसलिए मेरे चकमे में नहीं आया, मगर मेरे लिए तो ये सुनहरी मौका था। अल्लाह दूसरी जिंदगी दे रहा था तो मैं क्यों ना फायदा उठाती। अंधाधुंध भागी तो रास्ते ही में पकड़ी गई। जी हाँ, दादी फजीला। आज दादी जान और ताई अम्मा तो रिश्तेदारों से मेल मुलाकात को निकली हुई थी कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में निकलना होता ही ना था। अम्मी और चची जान किचन के ज़रूरी अमूर निपटा रही थी। महीने भर का जो सौदा सल्फ मंगवाया था इसे समेटना था। ऐसे में फायका और जरमीना की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी थी। ये लो, अपनी रोहा आ गई, इसे आता होगा। चची जान ने मुझे देखते ही कहा तो मुझे लगा जैसे मेरी तारीफ की गई हो। मुझे तो बहुत कुछ आता है, आप किसकी बात कर रही हैं? मैं उठलाई। इधर अम्मा जी के पास बैठो, मैं ज़रा किचन में काम निपटाऊं। वो हुक्म सदार करती चली गई। ए लो। फिर मैंने कहा, तुम सभी एक सी नालायक हो। दादी फजीला ऊंची आवाज़ में बोली। नहीं दादी अम्मा, कोई कम है कोई ज़्यादा, और ये तो बहुत ही ज़्यादा है। जरमीना ने ज़ोर से कहते हुए मेरी तरफ इशारा किया, और मैं तो पहले ही इसके भाई के पास से दिल जला के स्याह कर लाई थी, चटक के। और इसका भाई मुझसे भी ज़्यादा। माई? कौन सी माई? दादी फजीला ने मुझे घूरा। और ये तुम्हारी माएँ किधर भाग गई मुझे देखकर? वो ज़रा किचन में मसरूफ़ हैं, रमज़ान आ रहा है ना। फायका ने इनकी तरफ झुक कर बताया। हैं? गुलदान कहाँ से आ रहा है? वो ठोड़ी पर उंगली रखती हुई बोली तो फायका ने गहरी सांस भरकर हमें देखा। दादी अम्मा, आप काम बताएं, क्या काम है? मैंने बेसब्री का मुजाहिरा किया। लो, अब नाम भी भूल गई मेरा। फजल बीबी, फजला कहते हैं प्यार से। वो खफा होने लगी। वो सब तो अब फोत हो गए होंगे, प्यार से कहने वाले। जरमीना बुड़बुड़ाई। बहुत नालायक हो तुम सब। अकल वालियों की तो शक्ल से ही जहानत टपकती है। तुमसे कहाँ होगा ये काम। वो मायूस हो गई थी। जी बिल्कुल, जरमीना ने सर हिलाया। लो भला, मैं क्यों इस रेवड़ का हिस्सा बनूं? मुझे बताएं दादी अम्मा, मैं हूं ना। मैंने फिलफोर अपनी खिदमत पेश की। हैं? उन्होंने काफ़ी मशकूक नज़रों से मुझे देखा, फिर मायूसी से बोली, बात तो कोई नज़र नहीं आती। खैर, खत लिखवाना था। लिखना आता है या तुम भी नकल मार के ही पास होती रही हो? उफ खुदाया, इज़्ज़त नफ्स पर ऐसा शदीद वार। लो, ऐसा वैसा। मैं अगर पहले पैदा हुई होती तो मिर्ज़ा गालिब को कोर्स में मेरे खतूत पढ़ने पड़ते। फायका और मीना को हंसी के साथ साथ खांसी का दौरा पड़ गया। इनको क्या हुआ? उन्होंने हैरत से इन दोनों को देखा। कुछ नहीं दादी अम्मा, इनके दिमाग के पेच कसने का टाइम हो रहा है। मैंने कोई पुराना बदला चुकाया। ए लो, उन्होंने हंसने का भी टाइम रखा हुआ है। वो हैरान हुई। दादी अम्मा, हंसने का नहीं, पेच कसने का। खैर छोड़े, मैं तो अभी से आधी हलकान होने लगी थी। अब ये बताएं, खत किसको लिखवाना है? जोर से पूछा तो गले में खराश पड़ गई। खांसी का दौरा पड़ा तो मीना के एक गिलास पानी पिलाने से ही ठीक हुआ। तुम्हारी तो सेहत ही नहीं है खत लिखने वाली। वो मेरी तरफ से खासी मशकूक हो चुकी थी। दादी अम्मा, खत लिखने के लिए सेहत की नहीं, अकल की ज़रूरत होती है, जो इनके पास तो नहीं मगर मेरे पास बहुत है। मैं उतरा। कितने दिनों से आईना नहीं देखा जनाब ने? फायका ने दांत पीसे। इस इंग्लिश मीडियम बेचारी का खतो खतूत से क्या वास्ता? अच्छा खैर, मैंने अपने पीर साहब को खत लिखवाना है। वो कदरे मायूस ही थी। ये लो बच्चू जी। जरमीना और फायका को शायद वो पहले बता चुकी थी, तभी वो हंसी। पीर साहब? मैंने दोहराया। हाँ, पीर बरकत शाह साहब, चुआ कड़ियाला वाले। वो तफाकुर से बोली तो इस कदर बारोब नाम से ही मुझे थरथरी ताड़ी होने लगी। पहले जब मेरी बहू मुझे तंग करती थी तो इन्हीं से तावीज़ मंगवा के मैंने इसे सीधा किया था। ऐसी फर्मा बरदार हो गई थी मेरी कि क्या बताऊं। इनके दादा, कौन नहीं जानता इन्हें। अल्लाह बख्शे, सारी उम्र मुझे सास की कमी महसूस न होने दी उन्होंने। वो बता रही थी और इनके अंदाज में बेहद तयक्कन था, और मेरे जहन में फिल्म चल रही थी। बेवफा महबूब कदमों में संग दिल महबूब का दिल मोम करना वगैरह वगैरह। यानी ये पीर साहब तो बड़े काम की चीज़ निकले थे। तुम्हारे बस का रोग नहीं है। तुम कौन सा मोहल्ले की बाजियों को खत लिख लिख के देती रही हो? फायका ने मुझे बाज रखना चाहा। और अपनी राइटिंग का तो तुम्हें पता ही है। पेपर्स में भी टीचर बेचारी तुम्हें अंदाजन मार्क्स दिया करती थी, बल्कि शक्लन। जरमीना ने भी बदला लिया। फायका ने कहका लगाया कि शक्ल से काफ़ी मुस्तहिक लगती हो, 100 में से 33 दे देती हूँ।
मरो जल कुकड़ियों, जल जल के स्याह हो जाओ। देखना कल को मेरी यही खत नसाब का हिस्सा बनेंगे। बच्चे इन्हीं को पढ़ के कौम के मुमार बनेंगे। अपने बारे में तो मैं बचपन से ही बहुत जज्बाती थी। तुम लोग क्या मंसूबे बनाने लगी हो? और बेटा जी, अगर ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है तो रहने दो, मैं तो शक्ल देख के ही बंदा पहचान लेती हूँ। दादी फजीला आज ऐनक घर ही भूल आई हैं, मगर इनकी नज़र कमाल की है। जरमीना ने सर धना। आप देखिएगा दादी अम्मा, ऐसा खत लिखूंगी कि पीर साहब पढ़ के फुड़क उठेंगे। मैंने इन पर अपनी दाग बिठाना चाहिए। उई माँ, तोबा करो तोबा, खुदा न करे वो बेचारे फुड़क जाएं। बेअदब लड़की, ऐसे जलाल वाले पीर बाबा हैं, एक फूंक मारेंगे तुम्हें तोती बना दें। गुस्सा ऐसा कि अलमानुल हफीज, मगर फिर मेरे ऐसे वाला वशीदा हुए इन्हीं के तवीज़ों की वजह से। और अब मेरी बहू की बहू बड़ी बदतमीज़ है, इसे राह रास्त पे ला। अल्लाह, कहीं सामरी जादूगर को तो खत नहीं लिखवाने लगी। जरमीना बड़बड़ाई। नालायक टोले, तुम्हें किस बात की फिक्र है? अगर मैं दादी अम्मा को शक्ल से ही अक्लमंद लग ही गई हूँ तो मैं चेकी, बस शक्ल से ही लगी हो ना। फायका ने जलन निकाली। और तुम दोनों चने दे के पास होने वाली। मैं हंसी। चलो अब जल्दी करो, आज ही खत रवाना करना है। मैंने जाते हुए डाक खाने में देकर जाऊंगी। दादी फसीला ने डिपटने वाले अंदाज में कहा तो मुझे भी शराफत के जामे में आकर हाथ में पेन और पैड पकड़ना पड़ा। ऐसे ही एक मैं भी खत लिखूंगी पीर साहब को, तुम्हारे भाई को काबू करने के लिए। आखिर जनात भी तो काबू करते ही होंगे, बड़े जाओ जलाल वाले बाबा हैं। मैंने जरमीना को चढ़ाया। उफ, मेरा चांद से भाई की बेहुरमती। इसने मुठियां भींची। कहा भी है गौर कर लो इस फैसले पर। मेरी कौन सा मंगनी हो गई है कहीं? फायका ने नाज से इसे ऑप्शन दिया। जरमीना ने मुंह पर हाथ फेरा। पीर साहब ऐसा तवीज़ भेजे मेरी बहू की बहू के लिए कि वो तीर की तरह सीधी हो जाए। काम होने से पहले ही आपको सदके का काला बकरा और 5000 नकद पहुंच जाएंगे। दादी फसीला खत लिखवा चुकी हैं। ये लो, इतना लंबा खर्चा। अब अगर पीर साहब की खिदमत में ही बकरा पेश करना हो तो इसी बकरे के कीमे के कबाब बना के खिला के बंदा मंगेतर का दिल मोम ना कर ले। ऊपर से 5000 रुपये। अब बंदा किस किस से उधार पकड़े। ये ले दादी अम्मा, वो काम क्या है हमने जो इन नलायकों से ना होगा। मैं सफ़ा तय करके खत के लिफाफे में डालते हुए गुनगुनाई। मैंने शक्ल से ही पहचान गई थी कि सफ़िया की इस पोती में जहानत का कुछ अक्स नजर आता है। वो खुश होकर अपने पिछले बयान से वजीरे बिजली की तरह मुकर गई। एड्रेस लिखवा दे दादी अम्मा। ए लो, वो क्या? उन्होंने अंगद शहादत ठोडी पर रखी। पता, पीर साहब का पता? फायका ने ऊंची आवाज में पूछा। अरे वही जो तुम दोनों को बताया था, आगे पीछे करके लिख दो, आराम से पहुंच जाएगा इन तक। वो बेनियाजी से बोली तो मैंने इस्तफहामी नज़रों से इन दोनों को देखा और इन दोनों ने एक दूसरे को। इतना मुश्किल पता है? उच्ची बावली चोवा कड़ियाला, तुम्हें इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज भला कहाँ आएंगे? लाओ दो, मैं एड्रेस लिख दूँ। अब भाभी हो मेरी, तुम्हारा इमेज तो ख़राब नहीं होने दूंगी ना। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये मेरी नन गली का गन थी, इतनी अच्छी, इतनी मासूम। अल्लाह पाक इस कब सलमान को भेज दे, जल्दी से इसे डोली में बिठा के ले जाए। और ये फायका नहीं, ये ज़रा कमीनी है, इसलिए इमरान अब्बास को थोड़ी देर रोके रखना। अल्लाह मियाँ जी। मैंने फैसला करते हुए दुआ की थी और ख़त जरमीना के हवाले कर दिया। इसने सारा एड्रेस लिख के खत दादी अम्मा के हवाले किया। क्या याद करेंगी दादी अम्मा? ऐसा खत लिखा है कि पीर साहब आपके मुरीद हो जाएंगे। मैं चेकी, वो दवाएं देती रुखसत हुई। पता नहीं कैसे खत लिख दिया रोहा ने। इम्तिहान में तो मुझसे पूछ पूछ के लिखती थी। महीन पड़ाकू ने पोल खोला। दादी फजीला के जाते ही सब ही अपने बलों से निकल आए थे। बको मत, वो तो मैं तुम्हारी नॉलेज चेक करती रहती थी। मैंने इसे डांटा। जरमीना हंसी। और इसका वो खत याद नहीं जो टीचर ने मिडिल क्लास में सबको पढ़ के सुनाया था? और क्लास सुन के हंस हंस कर लोटपोट होती रही थी। इम्तिहान में कामयाबी का खत। मेरी प्यारी बड़ी बहन, आज हमारा रिजल्ट था। स्कूल में बहुत रश था, सबकी शक्लें देखने वाली हो रही थी। फिर प्रिंसिपल साहिबा ने रिजल्ट अनाउंस किया। कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ फेल। जो पास हो गए वो हंस रहे थे और जो फेल हो गए इनके रोने को दिल कर रहा था, मगर इन्हें रोने से शर्म आ रही थी। जरमीना ने एक भोली बसरी याद दिलाकर सभी को खूब हंसाया और मुझे कलसाया।
या अल्लाह, मुझे मेरी दुआ वापस कर दे, मरने दो इसे कवारी। तुम देखना तो सही, ऐसा खत लिखा है अपनी रूही ने कि दादी फजीला अब कुछ ही देर में इसका शुक्रिया अदा करने दादी जान के हजूर हाजिर होंगी। ज़रमीना ने मज़ा लिया था। मैंने फ़ायका और ज़रमीना की शक्लों से अंदाज़ा लगाना चाहा। पता नहीं ज़रमीना ने वाकई पीड़नी हो गई थी। शाम को इत्तला मिली कि दादी फजीला फिर मौजूद थी, दादी जान के पास, और मुझे बुलाया जा रहा था। ये ले दादी अम्मा, आपका मुजरिम हाजिर है। ज़रमीना खिलखिलाई। तुमने खत लिख के दिया था फजीला को? दादी जान ने मुझे घूरा। इस कदर बेहतरीन अल्फाज में आप खुद सोचे दादी जान, और इस घर में इस कदर ज़हीन और जी शोर कौन है जो ऐसा नादरो नायाब खत लिख सके? सुन रही हो सफिया, कैसे उतरा रही अपनी खूबियों पर तुम्हारी पोती। ज़माने भर की जहानत इसी में कूट कूट के बड़ी है जैसे। दादी फजीला इतनी करारी आवाज़ में बोली थी, बंदा कंफ्यूज ही हो जाता था। आया डांट रही है या तारीफ कर रही है? मगर मेरी जहानत का जिक्र हो रहा था तो यकीनन तारीफ ही कर रही होंगी। सो मैंने बतीसी की नुमाइश जारी रखी। मगर बाकी सब ग्रुप के दांत क्यों चमक रहे थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सभी एक से एक जल कुकड़ी थी। फिर मेरी तारीफ पे खुशी का इजहार। बस दादी अम्मा, खुदा की देन है, गुरूर नहीं है। एड्रेस किसने लिखा था? दादी जान ने संजीदगी से पूछते हुए मुझे घूरा। उफ, अब आया माजरा समझ में। ये खबीस ज़रमीना जरा सी लिखाई की अच्छी थी, सारी तारीफ समेटने लगी थी। खूब खताती के नमूने दिखाए होंगे एड्रेस में, तभी तो सारा खत छोड़ के फक्त इसका जिक्र हो रहा है। मैं साफ मुकर गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने दादी जान, दिन रात की मेहनत और पढ़ाई का निचोड़ है मेरी ये जहानत। अच्छा पढ़ो ज़रा, ये क्या लिखा है जनाबा ने, ताकि सभी आपके दिन रात की मेहनत के फल से मुस्तफीद हों। दादी जान ने खत का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये पोस्ट नहीं किया आपने? मैंने चूम कर दादी फजीला से बाआवाज़ बुलंद पूछा। नहीं, इतना नादरो नायाब खत अपने पास रखूंगी तवीज़ बनाकर। वो शदीद मारे खुशी के लर्ज रही थी। अरे दादी अम्मा, क्यों शर्मिंदा करती हैं? ऐसे नादर नमूने जब जी चाहा मुझसे हासिल कर सकती हैं आप। मैंने आजिज़ी का मुजाहिरा करते हुए खनकार कर गला साफ किया और एड्रेस पढ़कर दादी जान को सुनाने लगी। पीर बरकत अली शाह साहब, ऊंचा लंबा सा कद, सियाह रंग, चेकदार धोती और बुनियान में मुलबूस रहते हैं। पैरों में बदरंगी हवाई चप्पल, चौकड़ियाला अच्छी बाउली सियालकोट। पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज़ बैठने लगी। ज़रमीना तेरा कख ना रहे। मेरा दिल कर लाया। हमें तो यही सब बताया था, आगे पीछे करके यही तफसील बनती थी। ज़रमीना हंसी। हाँ तो बेटा जी, पीर साहब से तवीज़ मंगवाना था या ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देना था? दादी जान मुझे घूर रही थी और मैं अपनी नन गली का गंद को साफ करने के तरीकों पर गौर करती मस्कीन शक्ल लिए खड़ी थी।